हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो आइए आइए आइए, आज नंबर है हमारे पास में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिवीजन। यस, यहां पर अपने पास में हम लोग अपने पास जो करने वाले, अगर यहां पिक्चर देख पा रहे हो तो भैया देखो समझो ध्यान से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना प्यारा टॉपिक है, इतना प्यारा एक्ट है, जहां पर सिर्फ कहानियों के जरिए इस पूरे एक्ट को यहां बिठा सकते हो और बिठाने के बाद में सिंपली उसे अपने पास में हमें राइटिंग पोर्शन में उतारना है। और वो काम मेरा है। आप बस सिर्फ ज्वाइन करो और देखो, और जो बताऊं करते रहो। उसके बाद में हर चीज फिंगर पॉइंट पे होगी, यहां पे होगी। चलिए, तो भैया बेटी बहू की कहानी तो सुनाऊंगा तुम्हें आगे, लेकिन उससे पहले आओ एकदम जर्नी, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। कि हमारे पास में हमारे रिवीजन वाले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये पीपीटी आपको दे दी है। तो यहां पर बात समझना क्या बोलने वाला हूं। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास में आज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सुनो बात ध्यान से, स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी लोग करते रहेंगे, जो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए, वेलकम बेटा, वेलकम एकदम। सुना बात ध्यान से। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट भैया, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये एक्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा केस लॉज है। ठीक है, नंबर वन। दूसरी बात, यहां पर सेक्शंस वाला पोर्शन जो हमें याद रखना है, कौन सा रखना है पूरा बताऊंगा। अब मेनली कहानी क्या है, सिंपल सी बात है, पहले समझने फोकस करना, चीजें समझना, उसी के बाद आगे बढ़ना। चलिए बात करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब एक बात यहां से स्टार्ट होती है कि सर, जो ईयर यहां पे लिखा गया है 1872, 1872 में एक्ट बना था, तो क्या आज तक चेंज नहीं हुआ क्या? क्योंकि आप जानते हो किसी भी एक्ट के आगे जो ईयर लिखा जाता है, रिमेंबर, या तो वो ईयर फॉर्मेशन का ईयर होता है, या रिमेंबर, या फिर जिस ईयर में मेजर अमेंडमेंट आई होती है, कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आती है, 2013 में अमेंडमेंट आई थी, तो मेजोरिटी पार्ट अगर चेंज हो तब बदलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आई है, इसलिए पूरे भारत में ये कोर, ये एक्ट हमेशा सेम ही रहता है। हमारे पास में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, और बदलाव इतने बड़े नहीं हुए कि इसका ईयर का एक्ट का ईयर चेंज कर दो। आगे बात करते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रो के बारे में। तो इंट्रो में हमारी पहली बात निकल के आती है, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना कब था, फॉर्मेशन का पार्ट। नंबर टू, और कब ये आम जनता पर अप्लाई हुआ। प्लीज सुनना, अगर आपने पहले भी एक्ट पढ़ा हुआ है तो भी मैं कहूंगा कि यस, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने सही से नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नॉर्मली रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग कर रहे, तो वो बातें लिखी नहीं होती हैं। तो हम बताने वाले हैं वो कौन सी चीजें जिससे आपका इंटरेस्ट भी बिल्टअप होगा इसके अंदर। चलिए बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया। ये एक्ट कब बना था, क्योंकि रिवीजन पार्ट है इसलिए पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हम पूरा अपने रिवाइज करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, ओके, जहां जहां लिखवाना वहां लिखवाऊंगा, बात समझना। तो बोला भैया, फर्स्ट इज कॉल फॉर्मेशन की बात करते हैं। किस दिन, कौन सा वो डेट था जब ये एक्ट फॉर्म हुआ था? यस, एग्जैक्टली, पहली बात समझना, 1872 तो वो ईयर है जब ये बना था। रिमेंबर, अब एक बात सोचो, 1872 के अंदर इस भारत देश के अंदर कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी पार्लियामेंट थी? इंडियन पार्लियामेंट थी क्या? बोले नहीं सर, उस टाइम थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया था, उसी एक्ट को इंडिया में लेके आए थे। एज यू नो, हमारा पूरा लो ऐसे आया है वैसे तो। ठीक है, तो पॉइंट आया, व्हाट इज द फॉर्मेशन डेट? द डेट इज 25th of April 1872 is the formation date of Indian Contract Act 1872। पहली बात। दूसरी बात आई, सर ये वर्ड सुनना, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। केम इनटू फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, लिख लो। केम इनटू फोर्स कहो, या वर्ड लिखा मिले एनफोर्सिएबल, या फिर लिखा मिले एप्लीकेबल। यस बेटा, इसका मीनिंग यही होता है। केम इनटू फोर्स कहूं, एनफोर्समेंट कहूं, या बोलूं एप्लीकेबल, इनका मतलब है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्ट और इसके सारे प्रोविजन आम जनता पर किस दिन अप्लाई हुए, जनरल पब्लिक पे किस दिन इस एक्ट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हुए। तो डेट है बेटा 1 सितंबर, डेट याद रखना बेटा, 1 सितंबर 1872 को इस एक्ट के सारे प्रोविजन जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हो गए थे। दूसरी बात तो याद रहेगा, फॉर्मेशन डेट क्या है, 25 अप्रैल को यह बना था और 1 सितंबर को अप्लाई होगा। सिंपल सी बात समझना, आप जानते हो देश में कानून कैसे बनता है, पहले बिल ड्राफ्ट होता है, रिमेंबर, ड्राफ्टिंग के बाद उस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है, फिर दोनों हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा, उसमें डिबेट चलती है, फिर वोटिंग होती है, फिर अगर वोटिंग फेवर में जाती है तो वो बिल पास होने के बाद में जाता है प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट की सहमति मिलती है, रिपीट कर रहा हूं, प्रेसिडेंट की सहमति मतलब असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और तब जाके बनता है वो एक्ट। यही तरीका है, तो वही ऐसे तरीका बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। सर नंबर 2, ये एक्ट पास किसने किया था? ऑब्वियस, हम बोलते हैं बाय द प्री, एक वर्ड लिखने को मिलता है आपको इसके अंदर, अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे लिखा मिलेगा प्री लेजिस्लेचर
ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। सर मतलब ये तो छोटा सा वर्ड था, ये बड़ा वर्ड कहां से आ गया? बताता हूं, सुनो 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 सुनो। बोला भैया पहली बात तो कब बना, कब अप्लाई हुआ। नंबर 2 पे बात आती है हमारे पास में, बनाया किसने था। तो मैंने बोला ना भैया, इंडियन इंडियन पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, इंडियन पार्लियामेंट ने तो उसे कंटिन्यू किया। रिमेंबर, तो वर्ड समझना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया था। रिमेंबर, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन थी उस टाइम की? वो थी बेटा प्री लेजिस्लेचर। सर व्हाट इज द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकर्स थे, लेजिस्लेशन मतलब लॉ। रिमेंबर द वर्ड लेजिस्लेशन बोलू, रिमेंबर आपके पास भी इसको बोलते हैं लॉ कहते हैं। रिमेंबर, तो लॉ मतलब रूल्स रेगुलेशन। तो उस टाइम पे जो लॉ मेकर्स थे उसे बोलेंगे प्री लेजिस्लेचर ऑफ, कहां का? इंडिपेंडेंस से पहले वाला था, द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, उसने इसको पास किया। तो कौन था भाई? वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। और बाद में उसी को इंप्लीमेंट करवाया किसने? बोला इंडियन पार्लियामेंट ने इसको इंप्लीमेंट कराया। तो पार्ट नंबर 2 आगे आता हूं। अब आया अगला वर्ड, ये अभी इंट्रो चल रहा है रखना, ठीक है। अगला वर्ड, माय क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 1 बताओ। सर मतलब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 सभी एक्ट में मेनली एप्लीकेबल सेक्शन होता है भाई, ठीक है, कि वो एक्ट कब अप्लाई हुआ, कहां कहां पे अप्लाई होता है। रिमेंबर, अब पॉइंट समझना, व्हेनेवर यू से कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, तो एक बात बताओ, क्या हमेशा से था? नो, हमेशा से ऐसा नहीं था। और इसकी पूरी पिक्चर मैंने आपको पेड क्लैरिटी में बताई है। रिमेंबर, पूरी पिक्चर क्या थी कि उस समय जब जिस टाइम पे पार्टीशन की, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही थी, उस समय 2 हिस्से ऐसे थे, एक नहीं थे 2 हिस्से ऐसे थे। इंडिया में 2 हिस्से ऐसे थे जिसके ऊपर ये डिबेट थी कि वो हिस्से पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे। वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड वन इज हैदराबाद। यस, हैदराबाद में निजाम का राज था, रिमेंबर निजाम थे वहां के, और जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा थे। ये दोनों के दोनों फेवर में थे कि इनकी ऑलमोस्ट जनता जो थी वो मुस्लिम्स थी, इसलिए टारगेट क्या था कि इनका पर्पस था, इनकी चॉइस थी कि भैया हम तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे, जिन्ना के साथ जाएंगे। तो उस समय पर ये कहानी खड़ी हुई। तो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में नेहरू जी ने एक गेम खेला था। वो गेम ये था बेटा, आज भी तुम सुनते हो ना पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, क्यों कहते हैं भाई? सोचा आप लोगों ने? द रीजन बीइंग, इनिशियली ये डिसाइड हुआ था भैया, ठीक है, सुना कहानी में, समझ में आया क्यों ऐसा बोलते हैं वो आज भी वो लोग, तो क्यों कश्मीर फोकस करते रहते हैं, समझ में आएगा बात है, सुनना सर। क्यों क्यों आज भी पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है? इसका रीजन समझना। रीजन क्या है, जिस समय पर पार्टीशन हो रहा था उस समय पर हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर दोनों स्टेट ऐसी थी जो कि पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती थी। लेकिन अब हुआ क्या, अब देश के बीचों बीच हैदराबाद, उसे अगर पाकिस्तान बनाते तो आज इंडिया में क्या होता? इंडिया में बीचों बीच पाकिस्तान होता भाई, ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए क्या किया उस टाइम की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रूल खेला, नेहरू जी ने प्लेस किया कि काम करते हैं हम हैदराबाद को रखते हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर पे बाद में बात करेंगे। और यही डिसाइड हुआ कि ठीक है हैदराबाद के निजाम को मनाया जाए। हालांकि पूरा षड्यंत्र उसमें खेला गया था, गेम खेला गया था, बट क्या प्लान किया कि हैदराबाद के निजाम को मनाया जाए कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए। एंड फाइनली कश्मीर जो पाकिस्तान थे वो रेडी हो गए, ठीक है भैया जम्मू एंड कश्मीर में हम प्लान कर लेंगे, हम ले लेंगे बाद में, ये हुआ था, ठीक है। तो हैदराबाद तो इंक्लूड हो गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे वो अभी भी फेवर में थे, किसके? पाकिस्तान के। बट उस समय पर हुआ क्या, जब उनके फेवर में थे उसी समय पर पाकिस्तान नया नया बना था, तो हुआ क्या, उस जम्मू एंड कश्मीर पर गल्फ कंट्री की साइड से वो अटैक हो गया, ठीक है, उस अटैक हुआ। उस अटैक के टाइम पर जब वहां के महाराजा ने पाकिस्तान से अपना वो बोला कि भैया हमको हेल्प कर दो, पाकिस्तान बोला सॉरी भैया हम तो खुद ही सपोर्ट के भरोसे खड़े हुए हैं। तो फाइनली क्या हुआ, उस समय पर जब उनको सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा, और इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया, लेकिन एक कंडीशन पे दिया। कंडीशन ये थी कि सर आपको भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कुछ एग्जम्पशंस देंगे, हम आपको स्पेशल प्रिविलेज देंगे, कुछ प्रिविलेज देंगे। वो प्रिविलेज यही थी कि इंडिया में जब भी कोई कानून बनेगा वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें एग्जम्पशन होगी, वहां की स्टेट डिसाइड करेगी अप्लाई करना नहीं करना। बट ये कहानी थी आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और वहीं से कहानी चेंज हुई। अब पॉइंट इज 2019 के अंदर 2019 में वही आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए कहा जाता है कि सर पहले जम्मू एंड कश्मीर पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब यह एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल। और याद रखना जब जब भारत देश में कोई भी एक्ट बनेंगे वो सारे एक्ट अब JNK पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है गाइस? तो ये बात निकल गई कि सर कॉन्ट्रैक्ट कहां पे एप्लीकेबल है, तो हम बोलेंगे सर नाउ इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर अप्लाई होता है, एक्सेप्ट नहीं आएगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये थी बेटा पूरी कहानी JNK के ऊपर एक्ट को अप्लाई होने को लेकर, ठीक है। अजय बेटा बीकॉम सेमेस्टर, यस बेटा
ओके, डू सीमेंट एंड आफ्टर, बेटा आज वो बाद में बताऊंगा, अलग से पूछना, ठीक, कमेंट में डाल देना मेरे को, ठीक है। ओके चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट कैसा है गाइस, सुनना। पहला वर्ड कब बना, दूसरा वर्ड एनफोर्समेंट में कब आया, तीसरा वर्ड सुनना गाइस प्लीज, दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड कि कहां कहां पे एप्लीकेबल है, पूरे भारत पर एप्लीकेबल है। नंबर 4 बोला इसका इफेक्ट बताओ। इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इफेक्टिवनेस। अब पॉइंट समझना, इफेक्टिवनेस का मतलब यहां पर क्या है सर, इसका इफेक्ट में दो वर्ड आता है, रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। अब एक बात समझना, 1872 से पहले, 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो सारे प्रोविजन हुआ करते थे, रूल रेगुलेशन थे, क्या एक्ट के बनने के बाद वो एप्लीकेबल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 और सोच लो, आज भी बात कर लेता हूं तुमसे, अगर आज मुझे बताओ अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एक्ट के अंदर अगर चेंजमेंट आ जाए, बदलाव हो जाए, लेट्स सपोज किसी एक्ट में पनिशमेंट थी 10,000 रुपीज की पहले, अब वो पनिशमेंट हो गई 5 लाख रुपए की, कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच वन विल बी फॉलोड, बताओ 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 कौन से वाला। और प्लीज जो देख रहे हैं चैट में रिप्लाई करते रहो बेटा का, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने का, लाइव का इंटरेक्शन जब होगा तभी मजा आने वाला है। तो बताओ मुझे क्या इफेक्ट रहेगा, क्या पुराने वाला ही कंटिन्यू होगा या फिर जो चेंज हो गया उसके साथ कंटिन्यू होगा। ऑब्वियस चेंज के साथ कंटिन्यू होगा, इसीलिए वर्ड आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ इसके लिए नहीं, इस सभी एक्ट पे बात एप्लीकेबल होती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रो का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू पास्ट, जिसका कनेक्शन पास्ट से हो। तो सिंपल सी बात है भैया, जब आपके पास पुरानी चीजें आप चलेंगी थोड़ी, तो इन शॉर्ट इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, कौन सा है, इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो वर्ड क्या है इसका, कौन सा इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो अब चेंज होंगे, जब भी चेंजमेंट आएंगे वही आगे कंटिन्यू होंगे, वही आगे कंटिन्यू होंगे। क्लियर है गाइस, ये सारी बेटा, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़े। तो पॉइंट नंबर 1 ये था हमारा इंट्रो वाला पार्ट। तो इंट्रो में इसमें आपको ये 4 से 5 बातें याद रखनी होती है। अब आते हैं हम इसके आगे वाले पार्ट पे, इनिशियल बेसिक फंडामेंटल्स है, बट मैं बता दूं आपको बेटा, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल जो इंट्रो वाला पार्ट है, यही वो कंटेंट है बेटा जो आपके सिर्फ ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट, सोगार्ड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, इन सब में इन्हीं के वर्ड पढ़ने को मिलते हैं। तो अक्सर जब भी आप ऑफर वर्ड सुनोगे, एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो जो हम समझते हैं वो नहीं है इनका मीनिंग, इनकी लीगल लैंग्वेज तुम्हें यहां पे याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जब जब ये वर्ड कभी भी तुम्हारे सामने आएंगे, इनका मतलब वही रहेगा जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। चले आइए बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट था इंट्रो वाला पार्ट। क्लियर है भैया, आगे बढ़ सकता हूं, बोलो और इंदम डन है। तो ये था हमारा इंट्रो वाला पार्ट। अब मैं आता हूं आगे वाले पार्ट के ऊपर। द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, हम पढ़ते हैं डेफिनेशन का पोर्शन, रिवाइज करते हैं इस पार्ट को। सेक्शन नंबर 2, फर्म 1 कौन सा था, सेक्शन नंबर 1 था बेटा आपके पास में एप्लीकेबल सेक्शन। ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है, रिमेंबर। और अगर तुम्हें बताऊं ना, सुनो ध्यान से बात को, सुनना ध्यान से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला एक्ट नहीं था भाई। इनिशियली शुरुआत के अंदर इसी एक्ट के अंदर आपके नॉर्मली था, इसी एक्ट के अंदर आपके बाकी एक्ट भी थे, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, इंश्योरेंस, ये एक्ट भी पहले इसी का हिस्सा हुआ करते थे। इसीलिए जब आप वो एक्ट पढ़ोगे उनमें लिखने को मिलता है ना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, पार्टनरशिप पहले कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, ये एक्चुअली उसी का पार्ट था। इसलिए मैंने क्या बोला कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ये सारे वर्ड्स वहां भी देखने को मिलते हैं, वो सेम रहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बात समझना, लेट्स टॉक अबाउट किसके बारे में बात करते हैं, बोला बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन सेक्शन है सेक्शन नंबर 2। अब सुनना, सेक्शन नंबर 2 इज द मेन सेक्शन ऑफ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन और नॉर्मल डेफिनेशन, नो दीज आर नॉट नॉर्मल डेफिनेशन, इन्हें हम बोलते हैं लीगल डेफिनेशन। ये क्या है, दीज आर लीगल डेफिनेशन की लॉ में जब जब अपने पास में लॉ में जब जब हमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन वर्ड सुनने को मिलेंगे, तो ये वर्ड सिर्फ नॉर्मल बेसिक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लीगल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और इनके ऊपर लीगल डेफिनेशन पे अप्लाई होती है। इन शॉर्ट ये सारे लीगल ऑब्लिगेशन वाले पार्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। आओ बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। अब सेक्शन नंबर 2 है मेजर सेक्शन। तो आप समझना, ए बी सी डी, सुनना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए से लेके एल तक आपके पास लीगल डेफिनेशन है, जिसको हम एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। आओ बात करते हैं कौन सी है। तो फर्स्ट समझते हैं पहली कहानी। मेरी पहली कहानी शुरू होती है ऑफर के साथ में। ऑफर के साथ में क्यों शुरू होती है, आओ समझना, बात समझना, रट्टा नहीं मारना प्लीज, रट्टा मार के पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है भैया। लो समझने का सब्जेक्ट है, समझ में आएगा तभी मजा आएगा, सुनना। तो पहला बड़ा है ऑफर, इसी का एक सेकंड नाम भी है, इसी को बोलते हैं तुझे ऑफर कहूं या प्रपोजल, इसका नाम सेम है। तो ऑफर कहो या कहो प्रपोजल, मतलब सेम है, मतलब सेम है। अब सुनना बात ध्यान से,
किसे कहते हैं ऑफर, किसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, पहले कहानी सुनो फिर इस पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि रट्टा मारोगे फायदा नहीं है भैया। डेफिनेशन रट लेते हैं कोई मजा नहीं आने वाला, अदरवाइज तुम्हारा लो हमेशा वीक ही रहेगा और ना तुम उसे लिख पाओगे ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को राइटिंग में आती है, क्योंकि राइटिंग में दिक्कत नहीं है, राइटिंग में दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनके कंसेप्चुअल प्रोविजन स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आओ बात करते हैं। तो पहली बात समझना, लेट्स सपोज मैं कुछ बात करता हूं, लेट्स सपोज फोन उठा लेता हूं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात समझना, मेरे पास ये फोन है, ठीक है, हाँ सर फोन आपके पास में। अब मैं कहानी सुनना, मैं कुछ बोलने वाला हूं और इसी एग्जाम्पल के थ्रू, इस कहानी के थ्रू हम ये सारी डेफिनेशन एक बार में समझने वाले हैं। चलें आइए बात करते हैं। मैंने बोला बेटा ये फोन मैंने 1,00,000 रुपए का लिया था। सर आपने कितने का लिया, हमें क्या मतलब है। अब बात सुनना, आगे बात सुनना। बट मुझे बेटा पैसों की रिक्वायरमेंट है, सुनना, मुझे बेटा पैसों की रिक्वायरमेंट है। मैं ये फोन आपको बेचना 1,00,000 रुपए का फोन लेके आया था, बट आई वॉन्ट टू सेल दिस फोन टू यू फॉर ₹20,000। मैं कह रहा हूं ये फोन मैं तुम्हें 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। मुझे बताओ क्या मेरे द्वारा दी गई स्टेटमेंट, मेरे द्वारा ये जो मैं आपको सिग्निफाई कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्या ये ऑफर या प्रपोजल है, यस और नो। एग्जैक्टली सर, ये ऑफर या प्रपोजल है। आपकी इंटेंशन, आपकी विलिंगनेस आपने जाहिर की कि आप ये फोन बेचना चाहते हो 20,000 रुपए में। इट इज कॉल्ड ऑफर, इसे बोलते हैं ऑफर, इसी को बोलते हैं प्रपोजल। पहला मीनिंग क्लियर है। आओ इसकी पता है लीगल डेफिनेशन कौन सी है। तो सुना क्या बोल रहे हैं, तो पहला वर्ड निकलता है ऑफर वाला वर्ड, नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने बोला भैया आपने कहा यस ये ऑफर है, तो मतलब द मेन सेक्शन इज सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। पढ़ते कैसे हैं देखो, सुनना, लिखते ऐसे हैं, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में लिखा स्मॉल, अगर स्मॉल अल्फाबेट लिखे बोलते हैं सब सेक्शन बोलते हैं। उसके आगे अगर लिखा मिला, एग्जांपल लिखा मिला 1, इसे बोलेंगे क्लोज। इसके आगे लिखा मिला मान लो एग्जांपल के लिए 12, इसे बोलेंगे सब क्लोज। तो क्या बोलते हैं सर, सेक्शन सब सेक्शन, क्या बोलेंगे, सेक्शन सब सेक्शन, क्लोज सब क्लोज, सब क्लोज। इसके बाद सर्कुलर नोटिफिकेशन चलते रहते हैं। तो पॉइंट क्या है, मेनली सेक्शन कौन सा, सब सेक्शन कौन सा, क्लोज कौन सा, सब क्लोज कौन सा। अब बात समझो, ये ऑफर है, हाँ सर ये ऑफर एग्जैक्टली। आदित्य वेलकम बेटा, आदित्य वेलकम 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 आदित्य। सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये आपका ऑफर था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, आपने बोला ओके सर वी आर रेडी टू बाय योर फोन फॉर ₹20,000। टेल मी गाइज, अगर आपको मैंने ऑफर दिया और आपने इसे मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए, कैन यू प्लीज टेल मी क्या तुम्हारे द्वारा किया गया रेडीनेस की, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्या वो एक्सेप्टेंस है। आंसर इज यस। तो पॉइंट क्या निकला, पहले ऑफर दिया गया और उसके बाद में क्या निकला, उसके बाद आया आपका एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बात करते हैं, तो जो हमने बोला उसे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल पढ़ना, एग्जांपल के लिए क्या बोला पढ़ना, बोला ए ने बी से बोला आई ऑफर टू सेल माय कार टू यू फॉर ₹2 लाख। ए ने बी को जो बोला कि मैं अपनी गाड़ी तुमको 2 लाख में बेचना चाहता हूं, ये ऑफर है, यस ए ने ऑफर दिया। ऑफर बोलो या प्रपोजल मतलब सेम है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन इज सेक्शन नंबर 2, यस। इसके ऊपर सेक्शन आपको याद रखने, डेफिनेशन सेक्शन पक्का याद रखने, ठीक है। आगे आता हूं, अब पढ़ना मीनिंग क्या बना, मीनिंग बना लीगल डेफिनेशन कौन सी पढ़ना, व्हेन वन पर्सन, प्लीज मेरे और ध्यान देना, व्हेन वन पर्सन, क्या बोलूंगा, वन पर्सन कौन, मैं, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन, तुम कौन हो, अदर पर्सन, क्या हिज विलिंगनेस, मैंने अपना फोन बेचना चाहता हूं, ये क्या है, ये मेरी विलिंगनेस है भैया। तो क्या बोला, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, बताता है अपनी विलिंगनेस, किसको, किसी दूसरे पर्सन को। रिमेंबर किस लिए, किस लिए, किस बात की, बोला टू डू, कुछ करने को लेके, या कुछ एब्सटेन मतलब मना करने को लेके। तो वर्ड क्या बना सर, कुछ करने को लेके, एब्सटेन मतलब मना, एब्सटेन ऑलवेज मींस डिनाई समथिंग, टू डिनाई समथिंग मतलब मना करना। तो पॉइंट क्या बना, व्हेन वन, पर प्लीज मैं इस वाले पार्ट पे थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि रीजन ये खराब हो गया ना भाई, तो पूरा एक्ट खराब हो गया, ध्यान रखना। तो पॉइंट क्या पढ़ना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, बोला ना मैंने, सिग्निफाइज कि बेचना चाहूंगा टू अदर पर्सन, किस कौन थे, अदर पर्सन आप थे। क्या चीज बताया, टू डू, कुछ करने को लेके या कुछ मना करने को लेके, या कुछ मना करने को लेके, क्या, एनीथिंग। गाइज इन वर्ड्स को हल्के में मत लेना, क्या वर्ड पढ़ना, सुनना, एनीथिंग का मतलब क्या है, टू डू का मतलब क्या है, एब्सटेन का मतलब, ये वर्ड समझने हैं, इन्हें स्किप मत करना। सुनना, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंग्स जाहिर कर रहा है, किस बात की, कुछ करने को लेके। अब मुझे बताओ, मैंने ये फोन आपको बेचने के लिए ऑफर दिया, यस और नो, तो क्या ये करने को लेके है या मना करने को लेके, सर ये तो करने को लेके। तो करना मतलब पॉजिटिव एक्ट,
और मना करना मतलब नेगेटिव है। एग्जांपल के लिए मैं बोलता कि भैया काम करना, तुम पप्पू लल्लू राम हलवाई की बेटी से शादी मत करना, मैं 5 लाख दूंगा तुमको। व्हाट इज दिस? ये भी तो ऑफर ही है, बट यहां पर क्या करने को लेके बोला? नो, मना करने को लेके बोला, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफर। इसलिए वर्ड निकलता है कि ऑफर मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सुनना, ऑफर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो लाइन यहीं से निकल के आई है बेटा, ओके। और एनीथिंग का मतलब है ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा ना, छुई हुई को बोला मैंने कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, बस 1 लाख रुपए देना मेरे को। क्या ये ऑफर नहीं है क्या? सर ऑफर तो ये भी है, बाद में हो सकता है ये ऑफर क्या हो, बाद में एक्सेप्ट भी हो जाए, कंसिडरेशन भी हो जाए, बट ये ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ना बन पाए, लेकिन ऑफर तो है ना। इसलिए वर्ड क्या है? ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो मीनिंग क्या बना? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एनीथिंग। इसलिए विद अ व्यू, पर्पस क्या है? किसी को ऑफर क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका पर्पस है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर। असेंट का मतलब होता है सहमति। तो अगर वर्ड लिखा मिले असेंट मतलब सहमति, असेंट कहूं इसी को बोलते हैं कंसेंट, तो बोलते हैं सहमति। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं किसी को ऑफर दूं मेरी बात मानी जाए, है ना? बोलो ऑब्वियस ही बात है। तो मतलब पर्पस क्या? विद व्यू टू ऑब्टेन दी असेंट ऑफ अनदर। तो बताओ ना, जो पर्सन ऐसा कर रहा है, द पर्सन इज सेड टू मेक, जो पर्सन मतलब मैं क्या दे रहा हूं? सर मैं ऑफर दे रहा हूं। ये है बेटा आपकी लीगल डेफिनेशन। अगर इसमें से इन बुलेट्स को हटा दूं तो ये बन गया पूरा पैराग्राफ तुम्हारे पास में। बोलो क्या ये डेफिनेशन, इसके वर्ड समझ में आए तुमको? तो नॉर्मली जब एक पर्सन ने किसी को अपनी विलिंगनेस जाहिर की कुछ करने ना करने को लेके, पर्पस था सहमति लेना, तो वो पर्सन क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। ये है आपका फर्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए वाला पार्ट। क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे आते हैं। चलो, यस, स्लो इज राइट। हाँ आराम से करने वाला, वेरी गुड, ओके। वेलकम टू द किंगडम ऑफ लो आदित्य, वेलकम बेटा। नंबर 2 पे आता हूं। अगला पार्ट आया डेफिनेशन नंबर 2। गाइस आज वाली क्लास इंट्रो पार्ट है, लेकिन ये पार्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज मिस मत करना यार, मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना यार। इसको छोड़ा सब छूटेगा तुम्हारा, ध्यान रखना। अब सुनना आगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अब एक बार जब मैंने आपको ऑफर दे दिया, अब नंबर किसका है? अब नंबर तुम्हारा है। तो जब तुम्हें ऑफर दिया गया, चाहे मैंने पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, बट अगर तुमने ऑफर देने के बाद में अपनी सहमति दी, मतलब अपना असेंट दिया, तो असेंट वर्ड यूज करो, कंसेंट वर्ड यूज करो, दोनों वर्ड सही हैं, गलत नहीं है। लॉ में बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती है। सुनना, लॉ में बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि सर अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर असेंट मतलब सहमति है, तो कंसेंट नहीं लिख सकते। यस नो, ऐसा नहीं है बेटा। अगर वर्ड सेम है, एग्जांपल के लिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ, केम इनटू फोर्स, इनका मतलब सेम ही है। एप्लीकेबल बाय लॉ मतलब सेम ही है। तो याद रखना, इन वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना, यहीं पे गलती करते हो आप लोग। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन कौन सा है? एक्सेप्टेंस, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन भी पढ़ना। एग्जांपल के लिए बोला, बताओ जैसे ही ए ने ऑफर दिया था बी को गाड़ी बेचने के लिए, तो बी ने बोला, बी रिप्लाइज आई एक्सेप्ट योर ऑफर टू बाय द कार फॉर रुपीज 2 लाख। मैं तुम्हारी गाड़ी को 2 लाख में खरीदने को तैयार हूं। तो बताओ बी ने क्या किया? बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया और वो बन गया प्रॉमिस। सर ये क्या है? अक्सर एक लाइन कही जाती है लॉ में, सुनना, अक्सर एक लाइन लॉ में आती है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा वरना जेल जाना पड़ेगा। क्यों बोलते हो लाइन? व्हाई यू आर सेइंग वादा मतलब प्रॉमिस, की प्रॉमिस एक लीगल वर्ड है। क्यों बोलते हो? सुनो ध्यान से बात को। क्योंकि जब किसी ने आपको ऑफर दिया, रिमेंबर, तो ऑफर के एक्सेप्ट होने के बाद जैसे ही मेरा ऑफर एक्सेप्ट होगा, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। इसका मतलब क्या है? प्रॉमिस लीगल वर्ड है, प्रॉमिस लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। इस देश में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता ना, कि देखते ना वो आजकल निब्बा निब्बी जो बोलते हैं ना, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा बाद में। भैया सुनो, इफ समवन इज प्रोमिसिंग समवन, रिमेंबर, इसका मतलब ये वो प्रॉमिस लीगल है। और फॉरेन कंट्री में लोगों को पता होता है, इसलिए वो अगर फॉलो नहीं करते तो कोर्ट में घसीट सकते हो उस बंदे को तुम मना करने के बाद में। रिमेंबर, आओ बात करते हैं, सुनना। तो वर्ड समझना, तो मतलब क्या पढ़ना, डेफिनेशन क्या है? बोला द पर्सन, वो व्यक्ति, तुम्हारी बात हो रही है, द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड इफ सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। सर ये देयर टू लिखा है, मतलब कुछ है इसका मतलब? यस, देयर टू का मतलब यहां पर बेटा ये है कि जो मैंने ऑफर दिया, ये नहीं, मैंने अगर तुम्हें कहा था कि फोन 20,000 में बेचूंगा, तुम ये नहीं बोलोगे 30 में लूंगा, ये 10 में लूंगा, 15 में लूंगा। अगर तुमने ऐसा भी तो बोल दिया काउंटर ऑफर बन जाएगा।
तो पॉइंट देयर टू का मतलब होता है, देयर टू का मतलब होता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। इस लाइन का मीनिंग क्या है, कंसेंसस एड इडम। द असेंट देयर टू मतलब कंसेंसस एड इडम, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सेप्टेंस या म्यूचुअल कंसेंट। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, कंसेंसस वर्ड यहां पे निकल गया, क्यों निकल गया है, क्योंकि रीजन समझना। अगर मैंने आपको ऑफर 20,000 का दिया तो तुम भी 20,000 में एक्सेप्ट करोगे उस पार्ट को। तो पॉइंट क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड इट सिग्निफाई असेंट देयर टू, इट मींस दैट ऑफर, दैट क्या बोलेंगे, असेंट जो दिया गया, असेंट मस्ट बी इन द सेम मैनर, मतलब मैंने मतलब बोल दिया ना मैंने, मतलब म्यूचुअली होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, वंस एक्सेप्टेड, और एक बार आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब क्या निकला, जैसे ही ऑफर पे, सुनना, जैसे ऑफर पे आपने अपनी असेंट दी, सहमति दी, दैट बिकम्स एक्सेप्टेंस, वो बन जाएगा भैया एक्सेप्टेंस, वो बन जाएगा एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस होने के बाद बन जाता है प्रॉमिस। तो मुझे बताओ, क्या यहां से एक इक्वेशन निकल सकती है, कौन सी, कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, बताओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू व्हाट, किसको बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू, इसको बोलते हैं मेरे लाल, इसी को बोलते हैं प्रॉमिस। समझ में आया? तो ऐसा मत बोलना कि एक्सेप्टेंस ही प्रॉमिस होता है, ना 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 ना, एक्सेप्टेंस ही प्रॉमिस है, नो। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है दैट बिकम्स प्रॉमिस, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस देन इट बिकम्स ए प्रॉमिस। इज इट क्लियर? तो इसलिए बोलते हो वादा किया निभाना पड़ेगा वरना जेल जाना पड़ेगा। अच्छा क्या पूछ रहे हैं, रिधिमा, यस अंडरस्टूड, ठीक है, ही आल्सो गिव यू द ऑफर, यस होम, एग्जैक्टली बेटा। अरिंदम, आई विल नॉट मिस एनीथिंग सर, प्रॉमिस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, होम, ठीक है, ओके, स्किप करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, यस, हाँ ठीक है, इसलिए हाँ लायक ठीक है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट हाउ मच इट इज सेम आकाश, क्योंकि रीजन बीइंग, आकाश ने एक वर्ड पूछा मुझसे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ पोर्शन सेम रहता है एक्ट के अंदर, क्योंकि रीजन समझना भाई, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, अगर आज तुम कोई लीगल कोर्स भी कर रहे होते, ठीक है, सुनना मेरी बात, एक बहुत बड़ा मिथ आज ब्रेक कर रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, बहुत बड़ा मिथ है। मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सीए में है, सीएमए में है, सीएस में है और कुछ बाकी अदर लीगल कोर्सेज में, क्लैट वगैरह में पढ़ने को मिलता है, तो क्या सब जगह सेम है? यस, हाउ यू विल, बस फर्क क्या हो जाता है कि हर किसी का एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग होता है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उसे पढ़ना पड़ता है। बट ये लोग इस मिथ को कंटिन्यू करते हैं कि लगता है अलग है, अलग नहीं है भाई, इस पूरे देश में एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस पूरे देश में एक ही कंपनी एक्ट है, दिस कंपनी एक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंश्योरेंस, ये एक्ट आपके लिए अलग नहीं बन जाएंगे भाई। फर्क क्या हो जाता है, फर्क इतना होता है कि तुम्हारे सिलेबस का जो क्राइटेरिया होता है, सिलेबस जो डिजाइन होता है, उसमें कुछ पोर्शन किसी में डालते हैं, किसी में नहीं डालते हैं, दिस इज द मेजर डिफरेंस, अदरवाइज एक्ट में डिफरेंस नहीं होता मेरे लाल, ठीक है, क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये था हमारा ऑफर, क्या बन गया, एक्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ू, द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी। तो किसे बोलते हैं प्रोमिसर, किसे बोलते हैं प्रोमिसी? द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर। तुम बताओ ना, मेरे और तुम्हारे बीच में, मेरी और तुम्हारी कहानी में ऑफर किसने दिया? सर आपने दिया। प्रपोजल किसने दिया? सर आपने दिया। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, उसे कहते हैं, तीन नाम याद रखना, एक नहीं तीन नाम है इसके। ये तीन नाम कौन से हैं? पहला नाम है, इसी को बोलते हैं प्रोमिसर, इसी को बोलते हैं ऑफर, इसी को बोलते हैं प्रपोजर। तो मैं ही प्रोमिसर, मैं ही ऑफर और मैं ही क्या हूं, यहां पर आपके पास में ऑफर हूं। तो तीनों नाम मेरे हैं, ध्यान रखना। तो मिस मत करना कि कहीं पे सर हमने तो ना प्रोमिसर पढ़ा था। अरे भैया सुनो, लीगल में यही चीज सीखनी है। मैंने क्या बोला, चैप्टर बेसिक है, लेकिन इंट्रो वाले पार्ट में सबसे बड़ा फंडामेंटल यहीं पे ध्यान रखना। अगला वर्ड, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया वो कौन है भैया? द पर्सन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं बेटा प्रोमिसी, ऑफरी, एक्सेप्टर। तो प्रोमिसर, अगर मैं प्रोमिसर तुम क्या कहलाओगे? प्रोमिसी। अगर मैं ऑफर तुम क्या कहलाओगे? ऑफरी। और अगर मैं बना प्रपोजर तुम क्या कहलाओगे? तुम कहलाओगे एक्सेप्टर। तो तीनों नाम उसी के हैं, क्लियर है? तो मतलब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी डिफाइन करता है प्रोमिसर प्रोमिसी को। तो मतलब ए ने ऑफर दिया तो ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा यहां पर ऑफरर, बी कहलाएगा ऑफरी। तो ए ऑफर बोलू, प्रोमिसर बोलू या बोलू मैं प्रपोजर, मतलब सेम है। रिमेंबर, ऑफरी बोलू, प्रोमिसी बोलू या बोलू एक्सेप्टर, मतलब सेम है। इज इट क्लियर? तो क्या तीन डेफिनेशन क्लियर होगी? तुमको बताओ, कंफर्म करो, क्या तीनों डेफिनेशन क्लियर है? यस और नो? अरिंदम यस, प्रॉमिस, आकाश यस बेटा, थैंक यू लो बाबा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, टिंग टिंग टिंग। अच्छा, हेमलता इज आस्किंग फाउंडेशन में फाउंडेशन समटाइम्स टेक लाइव ड्राइव सेशन फॉर दिसंबर आल्सो। क्या बोला बेटा? समटाइम्स टेक लाइव बेटा, कोई हाँ हेमलता पक्का, डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव माय नंबर आल्सो ना बेटा। लॉ में हमेशा लो, लिसन टू मी,
हालांकि मेरा पेड क्लासेस वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग है 8 से 10 का रात का, ठीक है। डेली बेस पे डाउट्स चलते हैं तुम्हारे पास में, ओके, भेजते हैं। बट स्टिल मैं बच्चों के डाउट किसी भी टाइम पे लेता हूं। नॉर्मली जब भी तुम्हें डाउट्स आते हैं, जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड व्हाट्सएप में, दैट्स इट, ठीक है। ओके, एंड सिंपली तुम्हारा डाउट डील किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। चले आगे बढ़े। तो हमारा 1 2 3 आगे आता है। तो इंट्रो क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर। तो भैया ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस भी तुमने कर लिया, और हम क्या बन गए, प्रोमिसी। तुम क्या बन गए, प्रोमिसी। आगे बढ़ते हैं, प्रोमिस प्रोमिसी। नंबर 3 सेक्शन नंबर 2 की डेफिनेशन नंबर कौन सी, ए बी सी तो हो गया भाई, डी नंबर। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी बात करता है कंसिडरेशन के बारे में, और ये बहुत प्यारा है। अब एक ना बात समझना, अगर तुम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इंडेक्स खोलोगे ना, सिलेबस वाला, रिमेंबर, यू विल फाइंड द फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड चैप्टर ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। क्या है पता है, यही है वो डेफिनेशन बेटा। ऑफर की डेफिनेशन हमेशा सेम ही रहेगी। फर्स्ट चैप्टर यही बनने वाला है, सेकंड चैप्टर बनने वाला है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये सारे चैप्टर के फंडामेंटल पार्ट है, इस टाइम ध्यान रखना। इसलिए इसे स्किप करना मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट आया सॉरी, कंसिडरेशन। तो पहले समझो मीनिंग क्या है इसका। मुझे बताओ, अभी मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया था फोन वाला, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एक कैब बुक करनी है, प्लीज एग्जांपल निकालूं, चलो, क्योंकि मैं इस पार्ट को समझाऊंगा ढंग से ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड हमारी इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। मैं एग्जांपल निकालता हूं, लेट्स सपोज ओला कैब निकालता हूं, ठीक है, ओला की कैब निकालता हूं। खुल जा पिक्चर, खुल जा, मैं गूगल आंटी को बात कर रहा हूं, गूगल आंटी खुल जा। हाँ, हमें है ना फोटो चाहिए, फोटो, तुम्हारी फोटो चाहिए, ठीक है। ओके, लो भैया, हम बात कर रहे हैं अपनी ओला कैब के बारे में, ठीक है। ये खुल जा, इमेज आ गई, ठीक है। सुनो 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 सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं ओला कैब बुक करता हूं, मैं ओला की कैब बुक करता हूं, ठीक है, और मैं कैब बुक करने जा रहा हूं, और जब मुझे बताओ, जब मैं कैब बुक करता हूं, ठीक है, तो उस टाइम पर यहां पर ओला और मेरे बीच में क्या ऑफर एक्सेप्टेंस है? सर है तो सही ना। जब हम ऑनलाइन ऐप खोलते हैं, उस ऐप में खोलने के बाद में दिखाता है कि इतना इतना फेयर मिलेगा, इतनी इतनी गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, वो ऑफर है। रिमेंबर, वो ऑफर है, कौन सा ऑफर है? एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस मतलब बोल कर नहीं होता, लिखा हुआ पार्ट भी एक्सप्रेस होता है। रिमेंबर, ऑफर है। और जैसे ही आपने कैब बुक करी, वो क्या है? एक्सेप्टेंस। वो क्या है? एक्सेप्टेंस। मैं एग्जांपल चेंज कर, सुना ध्यान से बात को, वो है एक्सेप्टेंस। बट मुझे बताओ, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो व्हाट इज द कंसीडरेशन? तुम्हारे दोनों के बीच में कंसीडरेशन क्या है? सर मैंने ओला की कैब बुक करी, मैंने, उसने मुझे ऑफर दिया, ऐप में लिखा हुआ था, मैंने एक्सेप्ट किया, कैब बुक कर ली, और हमारे बीच में कंसीडरेशन ये है कि मैं जहां पर जाऊंगा, ओला कंपनी मुझे सर्विस दे रही है, और उस सर्विस के लिए मुझसे पैसा ले रही है ना। तो मतलब यू वांट टू से, यही कहना चाह रहे हो ना, कि जो उसने मुझे सर्विस दी और प्लस में जो मैंने उसको पेमेंट दिया, जो अमाउंट पे किया, दैट बिकम्स कंसिडरेशन। यस और नो? प्लीज इस पार्ट को समझना। क्या जो ओला कंपनी ने अपनी गाड़ी की सर्विस मुझे दी, क्या वो ऑफर सर्विस थी? सर वो सर्विस थी, रिमेंबर। और इस सर्विस और गुड्स, इसी को बोलते हैं लॉ में ऑब्जेक्ट। सुनना, जब जब आपके पास में, आपको लीगलिटी पार्ट में इन एक्ट्स के अंदर कभी ऑब्जेक्ट वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है भैया गुड्स और सर्विस। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है? सर्विस। तुम सामान खरीदने जा रहे हो, सर्विस। तुम आइसक्रीम लेने जा रहे हो, गुड्स। रिमेंबर, तो पॉइंट गुड्स एंड सर्विस प्लस क्या बनता है? अमाउंट। तो दैट विल बिकम क्या बनता है? उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। क्लियर है भैया? आगे बात करते हैं। तो बात क्या निकली भैया? आपने ओला की गाड़ी बुक करी, आप गए, रिमेंबर, और आप जाने के बाद में आपने किया, उसको पैसा पे किया, दैट विल बी कंसिडरेशन। तो ये मीनिंग हुआ। तो मीनिंग क्या निकला? मीनिंग निकला कि जिन चीजों को, समझना क्या बोल रहा हूं, क्या यही समझ में आया कि सर जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ होता है, जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ होता है, उन चीजों को, ऑफर को, एक्सेप्टेंस को, उसको बोलते हैं भैया कंसिडरेशन। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा था फोन बेचूंगा और 20,000 रुपए, क्या कहलाएगा? 20,000 रुपीज फोन इज कॉल्ड, क्या बोले? कंसिडरेशन। नंबर 2 समझ लो भैया, जो तुमने सर्विस ली, तुम्हारी कैब का बिल बना 500 रुपए, तो 500 रुपए सर्विस क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। तो तुम एक चीज चेक करो, अभी बोलूं, सुना, एक बार अपने आस पास में नजर घुमाओ और चेक करो हर वो चीज तुम्हें आसपास दिख रही है। सुनना, एक बार नजर घुमाओ अपने आसपास में, चेक करो हर वो चीज तुमको दिख रही है, वो कंसिडरेशन का पार्ट है। तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा फोन, तुम्हारा पेन, तुम्हारा नोटबुक, तुम्हारी बुक, ये क्लासेस क्या है?
ऑल दीज आर सर्विस और गुड्स, और इसके वजह से तूने पैसा पे किया. व्हाट इज दिस? द गुड्स एंड सर्विस प्लस में अमाउंट क्या बन जाता है? कंसिडरेशन कहलाता है बेटा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. चलो तो अब पढ़ते हैं लीगल पार्ट. क्या पढ़ना? लीगल वर्ड क्या है? बोला सुनो 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 सुनो. एग्जाम्पल पढ़ाओ सर पहले. ओके दिखाता हूं एग्जाम्पल. बोला सर ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी. ए ने अग्री किया अपनी गाड़ी बेचेगा बी को. पढ़ना एग्जाम्पल. पहले उसने ऑफर दिया था, रिमेंबर, फिर उसने एक्सेप्ट किया था, फिर प्रोमिजर डिसाइड हुए, फिर किसकी बारी आई? फिर बोला ए ने अग्री किया. और प्लीज अग्री का मतलब क्या होता है? हम तो नॉर्मल, ये तो इंग्लिश वर्ड होगा. नो, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो भैया, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो. मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि लीगल लैंग्वेज इंग्लिश है. और तुम बता दूं तुमको मैं, अगर तुम्हारे रिजल्ट के अंदर जो बच्चे का रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहता है, उसका रीजन यही है. अनसक्सेसफुल होने का रीजन यही है कि उनको ये वर्ड नहीं पढ़ते हैं, वो लीगल लैंग्वेज को इंग्लिश समझ के पढ़ते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है भैया, नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज. अगर यहां पे अग्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है अग्रीमेंट. लीगल वर्ड अग्रीमेंट. ये अग्री वो इंग्लिश वाला अग्री नहीं है. पहली बात. ऐसे एग्जांपल पढ़ा था इग्नोरेंस. तो लॉ में इग्नोर मतलब हमने देखा हमने इग्नोर कर लिया, वो इग्नोरेंस नहीं है. लॉ में इग्नोरेंस का मतलब होता है ध्यान ना देना, पता ना होना. इग्नोरेंस कहूं या बोलूं नेग्लिजेंस, द वर्ड इग्नोरेंस मतलब होता है आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी. लॉ का मीनिंग ये निकलता है. तो समझो जो ये कहना चाह रहा है, इसलिए लॉ समझो. ठीक है, आओ बात करते हैं. तो वर्ड समझना. ए ने अग्री किया अपनी गाड़ी बेचेगा बी को, रिमेंबर, और बी ने कहा कि वो उसे 2 लाख रुपए देगा. बताओ मुझे इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, टेल मी गाइस व्हाट इज द कंसिडरेशन. क्योंकि लिखा है कंसिडरेशन पर. बताओ मुझे व्हाट इज द कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड बी इन दिस एग्जांपल. कौन सा है बताओ, टेल मी. यस, बोलो बोलो बोलो. यस अरिंदम कह रहे यस सर. ऑल मेटल पार्ट ऑफ द हाउस आर ऑफ एक्सेप्ट. एग्जैक्टली अरिंदम. यस, मैंने कहा ना भैया, लो कहीं किताबों में नहीं लिखा, लो तुम्हारे आसपास लिखा हुआ है. मैं सच बता रहा हूं तुमको, बातें कर रहा हूं बट ये बातें सच हैं. लो कहीं किताबों में नहीं लिखा, खाली बचपन से लो पढ़ रहे हो तुम. क्या बात कर रहे हो, हमें तो 12th पढ़ रहे हैं. नो, तुम लो बचपन से पढ़ रहे हो. अगर नहीं विश्वास तो चेक करो, मम्मी पापा ने बचपन से सिखाया है, बेटा ये गलत है, किसी का सामान है ऐसा नहीं करना, वो गलत होता है सही होता है. रिमेंबर, रिमेंबर, किसी का सामान तोड़ोगे तो पुलिस ले जाएगी. रिमेंबर, व्हाट इज दिस? रेड लाइट पे रुकना होता है, येलो पे चलना होता है. रिमेंबर, ग्रीन पे चलना होता है, येलो पे थोड़ा स्लो होना. क्या है ये? ऑल दिस थिंग बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं, बट ना उनको पता ना हमें पता. लो पढ़ा रहे हैं वो लोग हमको. तो लो हमारे आसपास है, लो सिर्फ किताबों में नहीं है. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, आओ बात करते हैं. तो पॉइंट क्या है सर? ए बी में क्या बना? एग्जैक्टली द 2 लाख रुपए और गाड़ी क्या बन जाएगी? दिस इज कंसिडरेशन. इज इट क्लियर? अब मीनिंग क्या बना? व्हाट? वेरी वेरी गुड अरिदिमा. एग्जैक्टली 2 लाख रिटर्न कार. एग्जैक्टली अरिदिमा, वेरी गुड. ठीक है, अब आगे आते हैं. पॉइंट आया, व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन देन? हम तो एग्जाम में लीगल लिख के आना पड़ेगा. हाँ लिखना तो पहले समझ में आ गया, लो पहले समझ लिया. अब पढ़ते हैं इसकी लीगल लैंग्वेज कौन सी है. क्या है? बोला पढ़ना एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन तुम यहां पढ़ रहे हो, चैप्टर में भी आने वाली है, सेम आने वाली है. कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही आपके 3 लीगल रूल हैं. मैं हमेशा बताता हूं तुमको, इस कंसिडरेशन की डेफिनेशन में तुम्हारे 3 लीगल रूल्स है कंसिडरेशन के. दिखाऊं? देखोगे? आओ दिखाता हूं. द फर्स्ट रूल इज कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो. कहां लिखा है? फर्स्ट लाइन वही है, एट द वैन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. द प्रोमिसर की इच्छा पर. आगे बोला द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. रूल नंबर 2, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. एंड यूजुअली लोग इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मूव मतलब धक्का लगा दो या पास कर दो. नो, मूव का मीनिंग यहां पे अलग है. लीगल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं पढ़ो, लीगल पढ़ो. जब लो पढ़ रहे हो तो लो के अंदर लीगल लैंग्वेज सीखो उसकी. सुनना क्या बोल रहा हूं? जब लो पढ़ रहे हो तो लो में उसकी लीगल लैंग्वेज सीखो, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज. अगर यहां लिखा हुआ है कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला भैया कि प्रोमिसी और थर्ड पार्टी, रिमेंबर, वो केस फाइल करके भी बेनिफिट ले पाएंगे. इस लाइन का मतलब ये निकलता है. जहां पे आप पढ़ते हो ना केस स्टडी, चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस, वो इसी के ऊपर पढ़ते हो. तो लीगल लैंग्वेज को लीगल लैंग्वेज में, लीगल वर्ड्स को लीगल सेंटेंस में समझो, उसको इंग्लिश में समझो उस पार्ट को लेके. ठीक है, आओ बात करते हैं. तो वर्ड समझना, डिजायर प्रोमिसर, द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन. किस बोलते हैं? एनी अदर पर्सन बोलो, इसी को थर्ड पार्टी बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? इसी का नाम और भी है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर, मीठी बातें बोल, कौन सा है? स्ट्रेंजर. तो वर्ड क्या निकला? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. बात करें और बात करते हैं. सुनना, हमारे तुम्हारे केस में कौन था प्रोमिसर? सर आप थे प्रोमिसर. तो बताओ ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. जब प्रोमिसर की इच्छा पर
प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तुम या तुम्हारे बिहाफ पर कोई भी और पर्सन, लॉ में कोई फोर्थ फिफ्थ पार्टी नहीं होती है। सुनना, लॉ में क्या होता है, लॉ के अंदर कभी भी, कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्टी नहीं होती है। कौन होती है? मेन पार्टीज कौन है? प्रोमिसर प्रोमिसी, और तुम्हारे अलावा और कोई कौन कहलाएगा? थर्ड पार्टी। चाहे 10 लोग हो या 20 लोग हो, एक बंदा हो। तो पॉइंट इज कॉल, मुझे बताओ, जब प्रोमिसर प्रोमिसी के बीच में जो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, अगर मैं कहता हूं तुम प्रोमिसी थे, रिमेंबर, और तुमने अपने छोटे भाई के लिए क्लास परचेस की, है ना, कि हमें भाई के लिए क्लास लेनी है, तुमने अपने छोटे भैया के लिए क्लास ली, तो मुझे बताओ प्रोमिसी कौन है? प्रोमिसी अब भी तुम ही हो, पर भाई कौन है फिर? सर भाई है बेनिफिशियरी, थर्ड पार्टी कहते हैं उसको। नंबर 2, लेकिन अगर मैं कहूं तुमने क्लास ली और तुम्हारे लिए ली, कौन है? प्रोमिसी। प्रोमिसी भी तुम हो और बेनिफिशियरी भी तुम हो। यहां पे क्लियर है? और यही हम पढ़ते हैं अपने आगे रूल वाले पार्ट के अंदर भी। आओ बात करते हैं। तो वर्ड समझना, व्हेन डिजायर द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी पर्सन, क्या बोलेंगे? अब 3 वर्ड सुनना। 3 वर्ड कौन से हैं? हैज डन समथिंग और एब्सटेन समथिंग, कुछ किया था या कुछ मना किया था। तो क्या आप जान चुके हो, ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो सिंपल सी बात है, कुछ किया था या कुछ मना किया था। डज और एब्सटेन समथिंग, कुछ कर रहे हो या कुछ मना कर रहे हो। और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन, मतलब कुछ करोगे या कुछ मना करोगे। 3 बातें निकलती हैं। रूल नंबर 3 क्या होता है? रूल नंबर 3 निकलता है भैया कि आप पढ़ते हो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। याद है? कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों तरह का हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इतना मीनिंग है इसका? नो इसका मीनिंग ये नहीं है भाई, सुनो ध्यान से। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 सेंटेंसेस है। ये लीगल रूल है, रूल नंबर 3 बोलते हैं इसको। कंसिडरेशन के लीगल रूल के अंदर पढ़ते हैं इसके बारे में। मतलब क्या है? मतलब ये होता है भाई कि पास्ट में आपने कोई गुड सर्विस दी थी और पैसा बाद में फ्यूचर में मिलना था, उसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। तुम्हारे स्कूल टाइम में, सुनना, तुम्हारे स्कूल टाइम में तुम्हारी स्कूल की फीस तुमसे पहले ले लेते थे पहले से, रिमेंबर, और सर्विस तुम्हें बाद में दिया करते थे। मंथली फीस पहले दो, फिर आगे पढ़ाएंगे। माई पॉइंट इज, सर्विस पहले नहीं दी तुमको, पैसा पहले लिया, सर्विस बाद में दी। क्या था वो? पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन या फ्यूचर कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं उसको? सबसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। जब जब कंसिडरेशन में 2 हिस्से थे, ऑब्जेक्ट मतलब गुड, सर्विस और अमाउंट। जब जब अमाउंट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक चीज पास्ट में पहले हो चुकी है और एक बाद में फ्यूचर में होने वाली है, उसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। रिमेंबर? नंबर 2, अगर इमीडिएट करते हो कि ले भैया पकड़, एक हाथ से आइसक्रीम, एक हाथ से पैसे, ये क्या है? प्रेजेंट कंसिडरेशन। नंबर 3, मैं बोला मैं तुम्हें अपनी बुलेट बाइक बेचूंगा 2 लाख में, ऑफर है? हाँ है। सर हम खरीदेंगे, एक्सेप्टेंस है? हाँ है। माई पॉइंट इज, कब बेचेंगे? मैं तुम्हें 2 महीने बाद बाइक बेचूंगा। तुमने कहा 2 महीने बाद ही पैसा लेना। फिर तो क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट भी कब जाएगा? गुड्स भी कब जा रही है? फ्यूचर में। और अमाउंट भी कब जा रही है? फ्यूचर में। बोलते हैं जब दोनों चीजें फ्यूचर में, बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। क्लियर है गाइस? ये दोनों का मीनिंग है। तो पॉइंट निकलना क्या बोला? सर डिजायर द प्रोमिसर, द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन क्या हैज डन समथिंग और अब्सटेन समथिंग, कुछ किया था, कुछ मना किया था, कर रहा है, कुछ मना कर रहा है। प्रोमिस मतलब करेगा या मना करेगा, तो ये क्या? द समथिंग समथिंग, द समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन। द समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन, क्योंकि समथिंग में ऑब्जेक्ट भी आ गया और अमाउंट भी आ गया। याद रखना, सिर्फ ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन नहीं कहलाता, ऑब्जेक्ट प्लस अमाउंट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस। जब दोनों में से कुछ भी एक चीज एक्सचेंज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं बेटा कंसिडरेशन। इज इट क्लियर गाइस? डन है? डन 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 डन, वेरी गुड इंदम, वेरी गुड हमलेता। डन है बेटा? ओके, हाँ रेहान बेटा वेलकम। हाँ जी डन है गाइस। तो ये था मीनिंग किसका? कंसिडरेशन का। आगे बढ़ते हैं। तो ABCD हो गया, डी के बाद ई पे आता है। मैं स्लो चल रहा हूं क्योंकि मुझे आज वाली क्लास में ये फंडामेंटल क्लियर है। धीरे धीरे हम अपने इन सीरीज की, इस बैच की भी स्पीड इंक्रीज करेंगे। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन पहले हम चैप्टर खत्म करेंगे। आगे आते हैं। अगला पार्ट आया अग्रीमेंट। ओके ओके ओके, व्हाट इज अग्रीमेंट? वही अग्री वाला वर्ड। सुनो ध्यान से बात को, क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। ए ने बी को कहा था, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, कंसिडरेशन भी हो गया। अब बात समझना आगे। बोला ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा गुड्स को, और बी ने कहा पैसा देगा। तो दोनों का डिलीवर और पेमेंट देना क्या कहलाएगा? ये दोनों है प्रोमिसेस। तो क्वेश्चन मीनिंग क्या है बताओ ना? मैं तुम्हें फोन बेचूंगा और तुम मुझे 20,000 रुपए दोगे, तो मेरा प्रॉमिस क्या है? फोन बेचना। तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? सर 20,000 रुपए पे करना। माई क्वेश्चन, योर प्रॉमिस एंड माई प्रॉमिस, दिस 2 प्रोमिसेस, इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्रोमिसेस। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोमिस। तो मीनिंग क्या बना? मीनिंग बना दैट एवरी प्रॉमिस, क्या बोला? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर वो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, जिससे क्या बना? विच फॉर्मिंग कंसिडरेशन। भाई सोचो ना, जब मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया सामान बेचने का, तुमने प्रॉमिस दिया पैसा देने का, तो हम दोनों का प्रॉमिस जब मिला तभी तो फॉर्म हुआ कंसिडरेशन। यस और नो?
रट्टा मारना थोड़ी है। विच फॉर्म दी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तुम्हारा प्रॉमिस और मेरा प्रॉमिस, मैंने जो प्रॉमिस अपने ऑफर में किया था, तुम्हारा प्रॉमिस एक्सेप्टेंस में किया था, तो दैट प्रॉमिस इन माय ऑफर एंड देन योर प्रॉमिस इन योर एक्सेप्टेंस, दिस टू प्रॉमिसेस फॉर्म्स द कंसिडरेशन। इन्हीं से बना कंसिडरेशन, यस और नो। तो इसको बोलते हैं, इन्हीं प्रॉमिस का बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन एज अग्रीमेंट, इसी को बोलते हैं अग्रीमेंट। और यस बेटा, इसके लिए मैं आपको एक अलग कंसेप्ट सिखाता हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, मैं याद करना, मैं अग्रीमेंट को बेटी बोलता हूं। सुनना, मैं लॉ में अग्रीमेंट को बेटी बोलता हूं, ठीक है। और यस, वी आर हैविंग ए सेपरेट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं बेटी बहू वाला कंसेप्ट। रिमेंबर, जो मैं कराऊंगा यहां पे आप लोगों को, कॉल बेटी बहू कंसेप्ट। रिमेंबर, रट्टा नहीं मारेंगे, लोग समझेंगे। रिमेंबर कि बेटी शादी को बोलता हूं एनफोर्सिबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट को बोलता हूं बहू। तो पूछता हूं बच्चों से कि बताओ बेटी बहू कब बनती है, तो कहते हैं बेटी तब बने शादी होगी उसकी। तो बेटी क्या था? अग्रीमेंट। शादी क्या था? एनफोर्सेबल बाय लॉ। रिमेंबर, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था सर? वो था बहू। तो मुझे बताओ ना, बेटी बहू कंसेप्ट क्या है? अग्रीमेंट को बेटी बोला, शादी को मैंने बोला एनफोर्सेबल बाय लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट को मैंने बोला वो बहू। तो क्वेश्चन निकला, बेटी बहू कब बनेगी? शादी होने के बाद, सबको पता सर। तो क्वेश्चन मीनिंग क्या बना? एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ये बन गया डेफिनेशन। और चेक करो, यही लाइन तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी है, नंबर 1। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि बताओ, अगर बेटी बहू क्लियर हो गया, तो हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वेल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बोलते हैं अच्छी बहू के संस्कार। सेक्शन नंबर 10, 10 सेक्शन, सेक्शन नंबर 10 सेक्शन, 10 सेक्शन और 10 संस्कार कौन से हैं? लॉफुल ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, है ना? वो क्या है? अब मुझे बताओ, अगर एक भी संस्कार किसी बहू में नहीं हुआ, किसे कहते हो अच्छी बहू? सर अच्छी बहू का मतलब जिसमें सारे अच्छी बहू के संस्कार हो, उसे बोलते हो ना भैया, उसी को बोलते हो ना। तो मीनिंग क्या बना सर? जब सारे संस्कार फुलफिल होंगे, मतलब सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होंगे, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वेल कॉन्ट्रैक्ट बने। बट अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे अपने पास में। चलो आगे बढ़े, आगे आते हैं। चलो चलो, पहले मुझे बताओ, मीनिंग क्लियर हो गया? ये मीनिंग क्लियर है? तो अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस कॉल्ड कंसिडरेशन। वो क्या बनता है? वो कंसिडरेशन बोलते हैं। रिमेंबर, उसे बोलते हैं अग्रीमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बताया सेक्शन नंबर ए बी सी डी ई तो हो गया। अब सुनना, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ। एफ क्या है? बोला रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो ये ना बहुत परेशान करता क्या बेटा, कोई अलग मीनिंग नहीं है, सुनो ध्यान से। बेशक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिफाइन किया गया है, बट थिंक अबाउट वन, सोच के देखो इस बात के बारे में, सोचना। ए बी सी डी ई एफ, सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन एफ है। इसके बारे में होता क्या है भैया? ये अग्रीमेंट का ही पार्ट है। सुनो सुनो सुनो, जो तुम्हारा प्रॉमिस और मेरा प्रॉमिस हमने यहां पर किया था, रिमेंबर। तो माय पॉइंट इज, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए और तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए क्या कहलाएगा? मतलब अगर मैं बोलूं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया 20,000 देने का, सुनना, अगर बोलूं तुमने मुझे प्रॉमिस किया 20,000 पे करने का मेरे फोन के लिए, यस सर नो? हाँ है ना? हाँ सर। तो मुझे बताओ, तुम्हारा प्रॉमिस मैं क्या समझूं? मैं, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए और मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। वर्ड सुना इंग्लिश में? रेसिप्रोकेट है ना? तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिस मतलब क्या है? मीनिंग बना पढ़ना, कह रहे सर प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन, वो प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन बना रहे हो। प्रैक्टिकल सोचो ना यार, रट्टा क्यों मार रहे हो? प्रैक्टिकली हम दोनों के प्रोमिसेस नहीं तो क्या बनाया? कंसिडरेशन। माय प्रॉमिस इन ऑफर एंड योर प्रॉमिस इन एक्सेप्टेंस फॉर्म द कंसिडरेशन। हाँ सर यही तो हुआ। तो मीनिंग है ये क्या बोला? या पार्ट ऑफ रिलेशन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ना एक्शन नंबर 2 एफ के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ए बी सी डी ई एफ। एफ तक क्लियर हो गया? आगे आते हैं। यस सर, हाँ ओके। रागिनी वेलकम बेटा। रागिनी हेलो सर, इंटर वाले हेयर जस्ट टू ग्रीट यू। रागिनी वेलकम बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो रागिनी, यस वेलकम बेटा। यस ओके, यस बेटा, हाँ जी। सर प्लीज कीप द स्पीड स्लो, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्पीड विद यू। अरिंदम नालायक, अरिंदम स्पीड स्लो ही चल रही है अभी, क्या नालायक है ना? इससे स्पीड स्लो क्या करेगा बता, तुम बता मुझे। हाँ, ये फंडामेंटल स्पीड स्लो चलेगी। मैं स्पीड ऐसे इंक्रीज नहीं करता, मैं जब देखता हूँ जब कंटेंट फ्लो में आता है तब स्पीड बढ़ती है मेरी, डोंट वरी, ठीक है? अभी स्पीड स्लो चल रही है, ओके ठीक है। हाँ अरिंदम नालायक, आगे बढ़े, डन डन डन, आगे आते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा भैया? सर ए बी सी डी ई एफ। एफ तक क्लियर है? एग्जांपल देख लो क्या लिखा। एग्जांपल, एग्जांपल है पढ़ना। सर जी ए ने प्रॉमिस किया बी को 1 लाख देने का, बी ने प्रॉमिस किया गाड़ी लैंड बेचने का। तो क्या है? ए के लिए बी का, बी के लिए का प्रॉमिस क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकेट। समझना एग्जांपल, टाइम मारना मत है। सुनना, ए का प्रॉमिस बी को और बी का प्रॉमिस ए को, दीज टू प्रोमिसेस फॉर्म कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और कुछ अलग से वर्ड नहीं है इसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड बेटा सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी। सेक्शन नंबर 2
जी, ए बी सी डी ई एफ जी। जी क्या है? जी फॉर गॉट। गॉट ऐसा बकरी नहीं, बकरी नहीं है। सुनो ध्यान से, अब सुनो बात ध्यान से मेरी। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने कहा बेटी बहू कंसेप्ट बोला ना, आओ तुम्हें थोड़ा बताता हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है? मुझे बताओ, अब पूछ रहा हूं, अगर अग्रीमेंट को मैं बेटी कहता हूं, एग्जाम में मत लिख के ना लाइक, सुन लो, याद करने के पॉइंट बता रहा हूं, ये याद करने की टेक्निक्स है, ठीक है? अगर अग्रीमेंट को मैं बेटी, सुनना, अगर मैं अग्रीमेंट को बेटी कहता हूं और कॉन्ट्रैक्ट को बहू कहता हूं, शादी को मैं एनफोर्सिबल बाय लॉ कहता हूं। एनफोर्स मतलब परमिशन बाय लॉ, परमिटेबल बाय लॉ या एप्लीकेबल बाय लॉ बोलते हैं, रिमेंबर, मतलब एक ही उनका। तो मुझे बताओ, एक बेटी जिसकी शादी नहीं हुई उसे क्या बोलोगे? फिर कुंवारी, है ना? लड़की की शादी क्या बोलते हैं? कुंवारी लड़की है जी, है ना? तो पॉइंट समझना, एक अग्रीमेंट को बेटी बोला, जिस बेटी की शादी हो गई वो तो बन गई बहू वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? बट जिसकी शादी नहीं हुई क्या बोलेंगे? उसे बोलते अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। शादी मतलब एनफोर्स, नॉट मतलब नहीं, तो अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ उसे क्या बोलते हैं सर? जिसकी शादी नहीं हुई, इसी को बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो पढ़ना क्या मीनिंग है? पढ़ना सर, वॉइड एग्रीमेंट मतलब मीनिंग है क्या? पढ़ना कह रहा है एन अग्रीमेंट, एक बेटी विच इज नॉट एनफोर्सिबल, जिसकी शादी नहीं हुई, इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। बोलो यस और नो, क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। तो मीनिंग क्या बना? रट्टा नहीं मारना भाई, चेक करो, ये डेफिनेशन सब तुम्हें आती है पहले से, यहां बैठी तुम्हें चेक करना। अग्रीमेंट बेटी, अग्रीमेंट मतलब बेटी, एनफोर्स मतलब शादी, नोट मतलब नहीं हुई, बाय लॉ उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहू, बट वॉइड एग्रीमेंट मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, कौन बोले? कुंवारी लड़की, है ना? कुंवारी है जी, बैचलर है जी, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया मीनिंग? तो वॉइड एग्रीमेंट क्लियर है। अब बात करो, सुनो ध्यान से बात को, एग्जांपल देखना। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल कहता है पढ़ना, ए और बी, ए एंड बी मेक्स अ डील टू वेजरिंग ऑन ए क्रिकेट मैच। वेजरिंग बोलते हैं सट्टा लगाना, बैटिंग करना। आप पढ़ोगे वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। ए और बी ने कहा कि चल यार सट्टा लगाएंगे, बैट खेले, बैटिंग करेंगे, ठीक है? तो बैटिंग करना क्रिकेट मैच के ऊपर, बताओ ना क्या है? क्या लॉ ऐसे अग्रीमेंट को एनफोर्स करता है क्या मेरे लाल? बोलो बोलो बोलो, क्या लॉ ऐसे अग्रीमेंट को एनफोर्स करता है? नहीं करता सर, नहीं करता। एग्जांपल और सुन लो, बातें करो, थोड़ी बातें करता हूं, चलो चलो आओ, थोड़ा टेस्टिंग करता हूं तुम्हारा। करें टेस्टिंग? आर यू रेडी? क्या थोड़े कंसेप्ट टेस्ट करें तुम्हारे? चेक करें, आओ चेक करते हैं। सुनना, हम गिव एग्जांपल्स और आप एक काम करोगे। क्या काम करोगे? आप चेक करोगे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, ये आप चेक करोगे, ठीक है? आप चेक करना क्या ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट है, रिमेंबर, और क्या वो अग्रीमेंट एनफोर्स होगा या नहीं होगा। क्योंकि एनफोर्स हुआ तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हुआ तो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है? अब बात सुनना, चलो बात करते हैं। मुझे बताओ, मैंने, मेरे पड़ोस में किसी डेथ हो गई, सुनना, मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, रिमेंबर, वहां जाके मैं बोलता हूं कि क्या हुआ? मर गई? बोले नहीं, घुमाने लेके जा रहे हैं इसको। बोले नहीं, मरी गई है, पक्का मर गई है। तो मैंने जाके बोला भैया मैं इस डेड बॉडी में जान डाल दूंगा, आई विल पुट द लाइफ इनटू दिस डेड बॉडी फॉर रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए मेरे को दे दो, इस डेड बॉडी में जान डाल दूंगा। मारेंगे मेरे को? नहीं मारने पे, सुनो एग्जांपल। वो बोला पक्का? बोला पक्का। माय क्वेश्चन चेक करो, ऑफर है, आई विल पुट द लाइफ इनटू डेड बॉडी फॉर 2 लाख रुपीज। क्या ऑफर है? ऑफर तो है, मैंने ऑफर दिया है। उसने बोला ठीक है हम देंगे 2 लाख रुपए, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस तो है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन है, चेक करो, 2 लाख रुपए और सर्विस है ना जान डालने की। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस प्लस क्या बन गया? कंसिडरेशन। तो क्या ये अग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? सोचो सोचो, लगाओ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बना? बन गया अग्रीमेंट। बट अब बताओ, क्या इस अग्रीमेंट को लॉ करने देगा? हाँ हाँ कर सकता अग्रीमेंट, ऐसा कुछ है क्या? लॉ इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा या नहीं करेगा? सर लॉ एनफोर्स नहीं करेगा। तो जिस अग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स नहीं करता उसे बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट, ठीक है? और जिसे करता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो वॉइड का मीनिंग क्या है? वॉइड का मीनिंग यहां बिठा लो, वॉइड ऑलवेज मींस विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। जैसे लॉ परमिशन ना दे उसे वॉइड कहते हैं मेरे लाल। क्लियर है बेटा? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर, नो, डन? हाँ जी सर, क्लियर। आगे आते हैं। तो पॉइंट समझना, नंबर 1 और टेस्टिंग करता। अब तो मैंने टेस्टिंग मैंने बता दूंगा, बता दिया, अब टेस्टिंग अब करूंगा। सुनना, मुझे बताओ, मेरे पास सिक्का है, कॉइन है, ठीक है? ओके सुनना, मेरे पास एक कॉइन है, सुनना, मेरे को कॉइन मिल जाए, निकालू कॉइन, कॉइन दिख जाए, कॉइन, सिक्का 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 सिक्का, वो दिख नहीं रहा, चलो दिखता हूं बाद में, हाथ नहीं पहुंच रहा मेरा। सुनो ध्यान से बात को, एक एग्जांपल और लेता हूं, सुनना, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। सुनना, मेरे पास एक कॉइन, अज्यूम करो मेरे पास एक रुपए का कॉइन है, ठीक है? कॉइन में एक साइड हेड्स है, एक टेल है, ओके? मैंने कॉइन को फ्लिप किया, ओहो घुमा घुमा घुमा। अब बताओ, हेड्स आया टेल आया? अब मैं कह रहा हूं अगर हेड आया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा,
और टेल आया तो तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे। टेल मी गाइस, क्या ये बैटिंग है या नहीं है? टेल मी गाइस, क्या ये बैटिंग है या नहीं है? सर शर्ट लगाइए, मैंने बैटिंग है ना, शर्ट लगाना है। माई पॉइंट इज, क्या हेड्स और टेल के ऊपर बारिश आएगी तो ऐसा होगा? रिमेंबर व्हाट इज दिस? ऑल दीज काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट, क्या इन्हें लो एनफोर्स करेगा? आंसर इज नो 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 नो, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? दोज अग्रीमेंट व्हिच आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, उन्हें बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। क्लियर है बेटा? तो वॉइड ऑलवेज मींस नॉट परमिटेड बाय लॉ, नॉट अलाउड बाय लॉ, नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, हम इनमें आगे बढ़ेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड मीन और अग्रीमेंट के बारे में। डन है गाइस? वेरी गुड अरिंदम, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आगे अगला वर्ड पे आता हूं। तो अब बात सुनना, आपने क्या पढ़ा है पता है? आपने आपका रट्टा रट्टा मारते हैं, बच्चे रट्टा मारते हैं। एक एग्जांपल खाली, एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। सुनते हो ना? यू ऑल, हमेशा बच्चे वॉइड अग्रीमेंट पे एक रट्टा मारते हैं, एनी एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड अब इनिशियो। सर वॉइड अब इनिशियो और वॉइड में डिफरेंस क्या होता है? सुन लो ना लायको, वॉइड एब इनिशियो सिर्फ लाइन नहीं पढ़नी होती कि वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। नो, वॉइड ऑलवेज मीन जिसे लॉ ने परमिशन देने से मना कर दिया। एब इनिशियो का मतलब क्या है? एब इनिशियो का मतलब है कि ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिन्हें लॉ में पहले से लिखा जा चुका है। ऑल दोस थिंग जिन्हें लॉ पहले ही लिख चुका है, लॉ में लिखा गया है कि माइनर से एग्रीमेंट करोगे हम उसे परमिशन नहीं देंगे, तो जो पहले से लिख दिया गया उसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। जो बाद में डिसाइड हुआ उसे बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। बोलते हैं तो वॉइड एब इनिशियो इज ऑलवेज आल्सो ए वॉइड अग्रीमेंट बेटा। दोनों का मतलब सेम ही है, फर्क इतना ही है, एक पहले लिख दिया गया, एक बाद में डिसाइड हुआ। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलो डन है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला वर्ड कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 2 एच क्या बोलता है? बोलता है कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? अब बताओ, अगर बेटी की शादी नहीं हुई तो बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट, बट शादी हो गई तो? टेल मी अग्रीमेंट बेटी, शादी एनफोर्स्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बहू। तो बताओ, एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक अग्रीमेंट जिसको एनफोर्स कर दिया, लॉ ने परमिशन दे दिया, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो क्या है डेफिनेशन में रट्टा मारी तुमने आज तक? मारते हैं बच्चे रट्टा, मुझे पता है इसके बारे में। बच्चे डेफिनेशंस को रट्टा मार के पढ़ते हैं, जबकि डेफिनेशन रट्टा मारने का नहीं है भाई। कब से बोल रहा हूं तुमको? लो रटाया नहीं जाता, लो समझाया जाता है, और जब लो समझ में आ जाता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर उसे याद करना नहीं पड़ता, वो याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे आते हैं। अगला वर्ड क्या है? तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक हो गया, आई पे आते हैं। आई इज कॉल्ड आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बताओ, यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्या यहां पे वॉइडेबल अग्रीमेंट लिखा हुआ है? नहीं सर, पूरे लॉ में तुम्हें कहीं वॉइडेबल अग्रीमेंट दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समझो ध्यान से बात को। वॉइडेबल मतलब लिसन टू बी, कोई टाइप नहीं है प्रैक्टिकली, सुनना। वॉइडेबल सिंपली मींस कि किसी पार्टी ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की सहमति लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाया। प्लीज सुनना क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को इसमें आता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे भैया सुनो, बी प्रैक्टिकल, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है ये कि हम तो याद कर लेंगे। नो, सोचो ना, एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने उसकी सहमति डरा धमका के, कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन पांचों में से किसी भी एक एलिमेंट को यूज करके ली। मतलब तुम तैयार नहीं थे, तुम्हारी सहमति मैंने ली है ताकि मैं एक अग्रीमेंट को एनफोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट बना सकूं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया, बाद में तुम पहुंचे कोर्ट में कि जज साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, नितिन सर ने ऐसा किया, मेरे सल्लो बाबा ने ऐसा किया मेरे साथ में। तो जज साहब तुम्हारी बात सुनेगा। अच्छा डराया धमकाया? हाँ डराया सर, कि माथे पे बंदूक लगा दी, बोले अपनी प्रॉपर्टी बेचो 50 लाख के अंदर। मेरी प्रॉपर्टी तो 2 करोड़ रुपए की थी सर, बट डर के मारे मैंने बेच दी। तुमने जब कोर्ट को बताया तो कोर्ट तुम्हें ऑप्शन देगा। Which kind of option? Court will provide the option that you can cancel the contract, which you can say resign the contract, and option of resign the cancellation of the contract, and option of to continue the contract. Such kind of option given by the court to the party. कौन सी पार्टी? तुम, प्रोमिसी। कौन हो तुम? अग्रीड पार्टी। वो बोलता है अग्रीड पार्टी। तो ये ऑप्शन मिलना ही कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, मतलब वॉइड कर सकते हो। पढ़ना ध्यान से, वॉइड एबल बना वॉइड प्लस एबल से बेटा, वॉइड एबल, वॉइड एबिलिटी, वॉइड हो सकता है।
इसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं? तो इसको आगे पढ़ेंगे। वी आर हैविंग ए कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस फ्री कंसेंट। ओके, आगे बढ़े। डन है। तो मीनिंग क्या बना? वॉइड मतलब वॉइड मतलब पढ़ना एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट। और जैसे वर्ड अग्रीमेंट आया तो बताओ ना, तुमने जैसे वर्ड अग्रीमेंट देखा तो क्या यहां पर एक कॉमन तुम्हारा माइंड चलता नहीं चलता? अगर नहीं चलता तो आज के बाद अपना ब्रेन चलाना शुरू करो। अग्रीमेंट बोलते हैं मन में आना चाहिए ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, तब बना हुआ एग्रीमेंट। यस और नो? तो बोला अन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय, जैसे लो ने एनफोर्स कर दिया, क्योंकि लो को थोड़ी पता है, लो को थोड़ी ना पता है कि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा किसी ने, डराया धमकाया क्या क्या फ्रॉड किया, नहीं पता लोगों को। तो पॉइंट समझना, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लो एट दी ऑप्शन, बोलते हैं चॉइस को। अच्छा, ऑप्शन चॉइस को बोलते हैं। हाँ, एट दी ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी। हो सकता है मेरे साथ में और भी लोग थे, डराने के लिए तुम्हें आए, धमकाने के लिए आए तुमको, तो व्हाट इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट। लो ने एनफोर्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया बाय द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। मतलब अग्रीड पार्टी कौन है? इसे बोलते हैं दुखियारी आत्मा, तुम हो यहां पे। तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका कंसेंट लिया, कैसे? 5 एलिमेंट है। फर्स्ट इज कॉल्ड कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये 5 एलिमेंट में से किसी भी एक को यूज करके, हालांकि हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं उसके बारे में अलग से, बट इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं नोट एट द ऑप्शन। मतलब तुम्हारी चॉइस नहीं थी, तुम कोर्ट में पहुंच गए। तो एक बात बता पूछूं, अगर अग्रीड पार्टी, अगर तुम इसका सहमति डरा धमका के लिया गया, अगर तुम कोर्ट में नहीं जाते हो, बता, रिप्लाई करना मेरे को, पूछूंगा तुमसे, अगर तुम कोर्ट में नहीं गए और तुमने वहां जाके अपील नहीं की कि ऐसे किया, क्या हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइडेबल हो पाएगा? सोच के देखो, बताओ मेरे को। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने डरा धमका के तुमसे ली थी और सस्ते में खरीद ली, तो उस केस में क्या, अगर तुम कोर्ट में नहीं गए मेरे अगेंस्ट में, तो क्या उस केस में कभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो पाएगा? सोच के देखो ना, कभी नहीं हो पाएगा भाई। सर आप ही बता रहे हो, हाँ टाइम नहीं इसलिए बता रहा हूं, बताओ तुम बताओ मुझे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? यस अरिंदम, agreement can be become void and becomes even offer acceptance. yes बेटा, yes very good अरिंदम। हाँ जी एग्जैक्टली। नहीं सर। साहिल रिप्लाई करो, साहिल, अरिंदम, आदित्य, रेहान, हेमलता, यस, रिधिमा, बोलो 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 बोलो। इज इट सो? नो 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 नो। तो क्या समझ में आया? वॉइडेबल कोई कैटेगरी एक्चुअली है ही नहीं, इज ए काइंड ऑफ ऑप्शन गिवन बाय द कोर्ट कि यू कैन कैंसिल एंड यू कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग क्या बना? एन अग्रीमेंट विद एनफोर्स्ड बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। अदर मतलब तुम्हारी बात कर रहा है, इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये हम पढ़ेंगे अपने कंप्लीट चैप्टर कौन सा आएगा, फ्री कंसेंट, वहां पर रिवाइज करेंगे इसको। ये बेटा रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने अपनी पेड क्लास में पूरा लिख के पढ़ाया, पूरा पार्ट पूरा लिखवाया है, समझाया पूरा डिटेल पार्ट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ABCDEFG। जी हो गया, आई तक हो गया, आई का एल, जे, आई के बाद जे। जे क्या है? जे 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 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब मुझे बताओ, यहां लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइड अग्रीमेंट, तो क्या वॉइड का मीनिंग चेंज कर दोगे तुम लोग? अच्छा यहां अलग कर दे? नो, वॉइड सेम रहेगा मीनिंग, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बट क्या आ गया वर्ड आगे? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ सर कि हाँ ऑफर भी हुआ होगा, एक्सेप्टेंस भी हुआ होगा, कंसिडरेशन भी हुआ होगा, रिमेंबर अग्रीमेंट बन गया होगा, और अग्रीमेंट को लॉ ने एनफोर्स भी कर दिया होगा, तभी तो वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट यहां पर। हाँ तो फिर वॉइड कैसे हुआ? फिर वॉइड कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया। रिमेंबर कोविड याद है? कोविड सुनना, कोविड याद है तुमको? सर कौन भूल सकता है कोविड को? तो मुझे बताओ, कोविड के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, तो उस टाइम पर कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ द कोविड। तो कोविड इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन लॉ। गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया कि अब भैया लॉकडाउन रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, ऑफिस बंद रहेंगे। रिमेंबर जब सब कुछ बंद रहेगा चलेगा क्या? कुछ नहीं चलेगा। तो माय क्वेश्चन इज, चेंज लॉ में चेंज होने की वजह से जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट थे वो पूरे नहीं हो पाए। तो माय क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सीज मतलब स्टॉप को, जिन कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने करने से रोक दिया उन्हें बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो यस और नो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलो तो मीनिंग क्या बना सर? ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस मतलब स्टॉप, जिसे लॉ ने रोक दिया। सर सीज मतलब क्या है? सीज का मीनिंग भी वही है, नॉट एनफोर्सिएबल।
स्टॉप बोल दूं, ये मीनिंग क्या बनेगा? नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, लॉ ने जिस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था बट बाद में मना कर दिया, अग्रीमेंट नहीं बोल रहे तुम लोग, अग्रीमेंट तो पहले बन चुका, लॉ ने एनफोर्स भी किया। एग्जांपल दूं, सुनना, एग्जांपल समझना। मेरी शादी छुई मुई से होने वाली थी बेटा, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, मेरी शादी छुई मुई से होने वाली थी, बहुत प्यार करते थे हम लोग आपस में, है ना, मेरी प्यारी, मेरी पहली मोहब्बत छुई मुई मेरी। तो मेरी शादी छुई मुई से होने वाली थी, हमने डिसाइड किया कि छुई मुई इस महीने की 5 तारीख को हमारी शादी होने वाली है, और हमने ये डिसाइड किया था 1 तारीख को, बहुत जल्दी तैयारी कर रहे थे हम, तैयारियों में लग गए थे, ठीक है। बट शादी के 2 दिन पहले ही छुई मुई मर गई, निकल गई, टपक गई। अब बताओ मैं जिद करके मैं शादी करूं, छुई मुई से करूं या नहीं करूं, मेरे को छुई मुई चाहिए। माई पॉइंट इज, बेशक हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझे बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था? रिमेंबर, हम मैरिज के हिसाब से मैं कंसिडर बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट समझना, हमारे बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन वाला पार्ट था। सर ये कहां से आया, बताऊंगा बाद में, सुनना पहले पॉइंट समझो। मुझे बताओ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर डेथ किसी की हो जाए, क्या अब भी शादी होगी? सर नहीं होगी, लोग करने नहीं देगा। बोलोगे हाँ मैं मरी हुई लड़की शादी कर लूंगा, ऐसा नो। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने बाद में करने से मना कर दिया, ऑन हैपनिंग ऑफ डेथ, और हैपनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, और हैपनिंग ऑफ चेंज इन लॉ, और हैपनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो बोलते हैं, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? डन 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 डन, बोलो बोलो बोलो। In the meaning, sir, if after renting a wedding venue, if due to some incident that contract is not completed even after it is signed, will the contract will be void? बेटा सुन ध्यान से, यहाँ इंसिडेंट कौन सा हुआ, पॉइंट ये मेंशन करना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, लो चेंजमेंट हुआ? यस हुआ था बेटा। लोगों की शादियां कहाँ हुई कोविड के अंदर, हुई थी क्या? रुक गई थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वॉइड हो गया बेटा। वॉइड मतलब लॉ से परमिशन नहीं देगा। No party can file a suit against each other. It simply means, समझ में आया? Is it clear? And guys, ये था हमारे पास में हमारी कंप्लीट डेफिनेशन वाला पार्ट। इनके एग्जांपल रीड करना, ठीक है? ओके। एंड अगली क्लास होने वाली है हमारे पास में, हम पढ़ेंगे अपने पास में अच्छी बहू के संस्कार, जो कि हमारे पास में हमारे सेक्शन नंबर 10 असेंशियल एलिमेंट में। लेकिन 2 पार्ट और सुनते जाओ। ABCDEFGHIJ, जे तक पढ़ लिया। के और एल सुन लो। के एल क्या है पता है? के होता है आपके पास में प्लेंटिफ, और एल होता है डिफेंडेंट। ये आपको आपकी मॉड्यूल में देखने को नहीं मिलते, बट ये वर्ड बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है? एक के मतलब क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, द पर्सन हु फाइल्ड ए सूट, जो पर्सन केस डालता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिसपे केस डाला जाता है उसे बोलते हैं डिफेंडेंट बोलते हैं। तो प्लेंटिफ जो केस डालता है, डिफेंडेंट जिसपे केस डलता है। इज इट क्लियर? ये बना सेक्शन नंबर 2 वाला पूरा पार्ट। तो इंट्रो हो गया और सारी डेफिनेशन रिवाइज यहाँ पे हो गए, और डेफिनेशन अब मैंने कर दी, और अगली क्लास से थोड़ी स्पीड इंक्रीज करेंगे और हम अपने क्वेश्चन भी करेंगे। होपफुली क्लास अच्छी लगी आप लोगों को, ठीक है? एंड यस बेटा, कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास के अंदर। हम करेंगे अपने पास में, हालांकि कल तो हमारी क्लास होगी हमारी कंपनी के ऊपर, तो कल वाली क्लास कंपनी के ऊपर है। परसों मिलेंगे दोबारा से हमारे पास में, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉमर्शियल चल रहा है, एंड ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एट राइट टाइम 10 o'clock विल मीट फॉर कंपनी एक्ट, हम उस पे मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय गाइस, टेक केयर। ऐसे जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे, बाय बाय ओ टाटा, सी यू अगेन। कब मिलेंगे? कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय, टेक केयर। एंड यस, चैनल पे नए हो, तैयारी कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, यू शुड ज्वाइन दिस चैनल, अपने पास सब्सक्राइब कर लो इस पार्ट को, और ये अपने दोस्तों को शेयर करोगे। अब यहां पर हम रुकने वाले नहीं है, हम अपना कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? एंड यस, अगर इन केस जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मैं रिवीजन रिकमेंड नहीं करता हूं, फर्स्ट टाइम वालों के लिए रिकमेंड करता हूं कि भैया गो फॉर द पेड कोर्स। एंड अगर पेड कोर्स लेना है, जो लेते हैं बच्चे, तो यू कैन से हाई ऑन दिस नंबर 9899927617, और यहां पर पहले मेरा एजेंट बात करेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, तो आप यहां पर अपना कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, यू टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।